चैप्टर नंबर 14 का ये हमारा सेकंड वीडियो है। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि एनसीईआरटी की बुक में जो हमको ये टॉपिक दिया है 14.2, उसका टाइटल हमको दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। लेकिन हमको पता है कि जो हमारी मेटल्स होती है वही एक्चुअली क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और इसके अंदर जब हम स्टडी करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी कि कंडक्टर का, इंसुलेटर्स का एंड सेमीकंडक्टर का। लेकिन हमको बुक में दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये आपको एक करेक्ट करना है, यहाँ पर कंडक्टर की जगह पर आ जाएगा इंसुलेटर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि मेटल, हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा था कि मेटल यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को फ्लो करने देंगे। इंसुलेटर्स यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देंगे। और सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो हम यहाँ पर उस तीनों का क्लासिफिकेशन यानी कि हम ये देखेंगे कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स दोनों को हम एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि उन तीनों में एक दूसरे से क्या क्या अलग है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये क्लासिफिकेशन करने की हम इस टॉपिक के अंदर 2 मेथड को सीखेंगे। एक है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो देखिए कंडक्टिविटी के बारे में तो आप सबने शायद सुना होगा, लेकिन जो एनर्जी बैंड का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे लिए एक नया टॉपिक है, इसलिए वो समझने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। इसलिए ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप एक बार शांति से पूरा वीडियो देखिए और बुक में से एक बार रीड कर लेंगे वीडियो देखने के बाद, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरा टॉपिक है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और एकदम अच्छी तरह से याद भी रह जाएगा। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। फर्स्ट जो हमारा मेथड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी जो वर्ड है वो आपने आई थिंक सुना होगा हमारे इलेक्ट्रिसिटीज के चैप्टर के अंदर। कंडक्टिविटी कोई भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि उस मटेरियल में से जो करंट है वो कितनी आसानी से फ्लो हो पाएगा, यानी कि कोई भी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी कि वो जो करंट है उसको कितनी आसानी से कंडक्ट करवा सकता है। एक मस्त एग्जांपल से ये कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, उसके बाद कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए सपोज हमारे पास 100 कार्स है और हम 100 कार्स को लेकर चले जाते हैं गांव में एक ऐसे रास्ते के ऊपर जो कि एक सिंगल लेन का रोड है। अब हमको क्या करना है, हमको ये 100 जो हमारी कार्स है उसको रोड के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचानी है। अब क्योंकि ये एक सिंगल लेन का रोड है तो उसमें क्या होगा कि सभी जो कार्स है उसको एक एक करके यहाँ से पास होना पड़ेगा। अब यही 100 कार्स को लेकर हम चले जाते हैं एक ऐसे रोड के ऊपर जो कि डबल लेन का है। अब यहाँ पर क्या होगा, 100 कार्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाना है तो यहाँ पर देखिए एक साथ दो कार्स यहाँ पर मूव कर पाएगी। तो यहाँ पर जितना टाइम लगता था उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कार एक बार में जा सकती थी, एक के बाद एक जाती थी। अब यहाँ पर क्या होगा, एक साथ दो कार जा सकती थी। उसी तरह से अगर हम ऐसे रोड के ऊपर चले गए जो कि एक 3 लेन का रोड था तो क्या होगा, वहाँ पर एक साथ 3 कार्स मूव कर पाएगी। इसलिए सपोज यहाँ पर 100 कार्स को जाने में 10 मिनट्स का टाइम लगता था, तो यहाँ पर क्योंकि एक साथ दो कार जाती है तो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा, और यहाँ पर उससे भी कम लगेगा क्योंकि एक साथ 3 कार जा रही है। तो आई थिंक 2 या 3 मिनट के अंदर सभी कार्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएगी। अब इसी को हम कंपेयर करते हैं हमारे वायर से। सपोज कि हमने कोई एक मेटल का वायर लिया, ये हमारा एक वायर है, और हमने उसके दोनों एंड के ऊपर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमने उसके दोनों एंड के ऊपर वोल्टेज लगा दिया। अब हमको पता है कि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होना उसका मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कहते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो हमारा वायर है उसको आप कंपेयर करिए एक रोड से, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम कंपेयर करते हैं एक कार से। तो देखिए इस रोड के ऊपर कार जब यहाँ से यहाँ जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये जो कार है वो यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट होती है। तो ये जो रोड है उसमें ये कार्स को जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है,
और यहाँ पर कार्स को जाने में टाइम कम लगता है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो रोड है उसको, ये कार को कंडक्ट करवाने की जो उसकी एबिलिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आसानी से जो सभी जो कार है वो मोशन कर पाती है, इसलिए उसकी कंडक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है। लेकिन ये जो रोड है उसमें कार्स को कंडक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम है। उसी तरह से ये जो हमारा वायर है वो हम अगर अलग अलग मटेरियल्स का लें तो कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाने की जो उसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, और कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को फ्लो करवाने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। तो यही है हमारी कंडक्टिविटी कि अगर कोई मटेरियल में से करंट है वो आसानी से फ्लो होता है तो हम उसको कहेंगे कि उसकी कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, उसकी कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, जैसे कि यहाँ पर है। और कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसकी कंडक्ट करने की कैपेसिटी कम होती है तो उसको हम कहेंगे कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कैसी है, कम है। तो ये एक बात क्लियर हो गई, कंडक्टिविटी की ऐसी प्रॉपर्टी कि उसमें से कितनी आसानी से करंट है वो फ्लो कर पाएगा। अब इसके जैसा ही एक और कॉन्सेप्ट है जो है रेजिस्टिविटी। एक और बात, ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। जैसे कि हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, उसी तरह से कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। इस साइन जो है उसको बोलेंगे सिग्मा। अब कंडक्टिविटी से बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है एक रेजिस्टिविटी का। देखिए रेजिस्टिविटी क्या है, सपोज जो हमारा एक रोड है उसमें हमें एक साइड से दूसरी साइड पर जाना है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर बीच में एक बम्प लगा दिया, तो क्या होगा, कार अगर यहाँ से यहाँ जाती है तो उसको बीच में यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो कम करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एक बम्प आ गया। अब हमने क्या किया, इसे कई सारे ऑब्स्टेकल्स बीच में लगा दिया, यानी कि कई सारे बम्प्स हमने लगा दिए। तो क्या होगा कि कार को थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ से यहाँ जाने में उसको पहले से ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में उसकी जो मोशन है उसको रोकने वाला, उसको अपोज करने वाला यहाँ पर बीच में ऐसा बम्प जैसा आ गया। उसी तरह से जो वायर होता है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तब वायर्स के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती है, कोई अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं या फिर अलग टाइप के एटम होते हैं जो कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है करंट का उसको आगे जाने में रोकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि जो एक्चुअल फ्लो हो रहा था उसको कुछ डिस्टर्ब करने की जो ये प्रॉपर्टी है उसको हम कहेंगे कि उस फ्लो को रेजिस्ट करना। अगर एक वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे तो अगर उसके बीच में कुछ इम्प्योरिटीज आ गई और वो इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल फ्लो था वो कम हो गया तो उसको हम कहेंगे कि वो जो फ्लो था उसको जो इम्प्योरिटी है वो रेजिस्ट कर रही है। तो कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये रेजिस्ट करने वाली जो इम्प्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा था उसको वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसको आगे जाने से वो रोकता है, वो उसको आसानी से आगे नहीं बढ़ने देता, तो उसको हम कहेंगे कि वो करंट जो फ्लो होता है उसको आगे जाने में रेजिस्ट करता है। तो कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि करंट को बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, यानी कि अपने अंदर से पास नहीं होने देते, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी है, ज़्यादा है। और कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो करंट है वो आसानी से फ्लो हो जाएगा तो वो करंट को बहुत ही कम रेजिस्ट करेगा, तो उसको हम कहेंगे उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है। तो ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। कोई भी मटेरियल की एबिलिटी कि उसमें से करंट कितनी आसानी से फ्लो होगा उसको हम कहेंगे उसकी कंडक्टिविटी, और कोई मटेरियल की एबिलिटी कि वो करंट को फ्लो होने में कितना रेजिस्ट कर सकता है उसको हम कहेंगे उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से। ये जो साइन है उसको हम बोलते हैं रो। कंडक्टिविटी सिग्मा और रेजिस्टिविटी रो। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रो, या तो फिर रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1/कंडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है यानी कि उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, कम होगी। तो ये दोनों एकदम क्लियर हो गए, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या है। अब ये दोनों की वैल्यू के ऊपर से हमने इन तीनों को क्लासीफाई किया है। कैसे, देखिए, पहले तो मैं उसकी जो रेंज है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, ये रहने देता हूँ। किस किस के बारे में हमको क्लासिफिकेशन करना है, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। तो पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर मेटल, या तो फिर उसको हम बोल सकते हैं
कंडक्टर और एक आएगा इंसुलेटर और एक आएगा सेमीकंडक्टर। अब देखिए, अगर कोई मटेरियल ऐसा है, सपोज ये जो मेटल है, हमको पता है कि मेटल जो है वो सभी गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए अगर वो सब गुड कंडक्टर है यानी कि उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो सभी मेटल की जो कंडक्टिविटी है यानी कि सिग्मा जो है वो सब कैसे होंगे, हाई होंगे, और उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी होगी, लो होगी। उसी तरह से जो इंसुलेटर है उसमें आसानी से करंट नहीं फ्लो हो पाता, इसलिए उसकी जो कंडक्टिविटी है सिग्मा वो कैसी होगी, बहुत ही कम होगी, और उसकी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्ट करने की कैपेसिटी वो कैसी होगी, बहुत ही हाई होगी। उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है, इसलिए तो उसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए उसमें आसानी से करंट फ्लो हो पाता है, इसलिए हम उसको गुड कंडक्टर या तो फिर मेटल बोलते हैं। अब सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होगा, इस दोनों के इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक होगी उसकी। अब देखिए, किसी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो अगर 10⁻² से 10⁻8 और इसका जो यूनिट है वो है सीमेंस पर मीटर। तो अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी 10⁻² से 10⁻8 जितनी है तो उसको हम कहेंगे कि वो मेटल है। और अगर किसी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻² से 10⁻8 और रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। देखिए ये किसमें है, नेगेटिव यानी कि माइनस साइन है, माइनस यानी कि बहुत ही कम हुआ। 1/10⁻² यानी कि 100, तो 1/100 बहुत ही कम रेजिस्टिविटी हुई। तो मेटल यानी कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी होगी, बहुत ही कम होगी। तो अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी इतनी कम है 10⁻² से 10⁻8 तो उसको हम कहेंगे वो मेटल है। या तो फिर हम इसके ऊपर से भी बोल सकते हैं कि अगर किसी की कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है 10⁻² से 10⁻8 सीमेंस पर मीटर जितनी, तो वो किस में आएगा, कंडक्टर में आएगा। अब एक और बात ये कि यहाँ पर हम = साइन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ऐसी साइन यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये मतलब ये कोई फिक्स्ड रेंज नहीं है, इसके बाहर मतलब इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर कोई मटेरियल ऐसा है कि जिसकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻1 है, तो देखिए 10⁻2 से कम है, लेकिन अगर वो उसमें से करंट को आसानी से फ्लो कर सकता है तो भी हम उसको किस में इंक्लूड करेंगे, हम उसको मेटल या फिर कंडक्टर में इंक्लूड करेंगे। तो ये जो सारी रेंज है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसी साइन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इंसुलेटर में। पहले यहाँ पर क्या था, कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती थी और उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती थी। यहाँ पर इससे उल्टा होगा। देखिए इंसुलेटर यानी कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी, तो उसकी जो कंडक्टिविटी सिग्मा है उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 10⁻11 से, यहाँ पर साइन ऐसे ही लगाएंगे, 10⁻19। तो अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी इतनी कम है, देखिए माइनस साइन और -11 इतनी कम अगर उसकी कंडक्टिविटी है तो उसको हम कहेंगे कि वो एक इंसुलेटर है। और इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी होती है, हाई होती है, इसलिए जो रो होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 10⁻+11 से 10⁻+19 जितनी। तो ये दो हमारे स्पेसिफिकेशन हो गए कि अगर किसी इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी इतनी हाई है, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी इतनी हाई है तो उसको हम कहेंगे इंसुलेटर, और अगर उसकी कंडक्टिविटी इतनी लो है तो भी हम उसको कहेंगे इंसुलेटर। और ये जो सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होगा, दोनों के बीच की कंडीशन आएगी। हमको पता है कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है और इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है, इसलिए उसकी जो रेंज है वो आएगी, उसकी जो कंडक्टिविटी है उसकी रेंज आएगी 10⁻5 से 10⁻⁻6। यहाँ पर मैं यूनिट लिखना भूल गया था, सीमेंस पर मीटर, और ये ओहम मीटर, सीमेंस पर मीटर। तो देखिए क्योंकि ये दोनों के बीच की कंडीशन है तो इसकी रेंज बहुत ही मतलब लार्ज रेंज मिली। देखिए यहाँ पर क्या था, दोनों प्लस थे या तो फिर दोनों माइनस थे, यहाँ पर दोनों माइनस या तो फिर दोनों प्लस थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि प्लस से हम स्टार्ट करेंगे फिर जाएंगे 0 तक फिर जाएंगे माइनस रेंज तक। तो इसकी जो रेंज है वो बहुत ही हमें बड़ी रेंज मिलती है। तो अगर किसी की कंडक्टिविटी है वो 10⁻+5 से 10⁻⁻6 सीमेंस पर मीटर जितनी है तो उसको हम कहेंगे वो एक सेमीकंडक्टर है। और उसी की अगर हम रेजिस्टिविटी देखें तो किसी की रेजिस्टिविटी अगर 10⁻⁻5 से 10⁻+6
ओहम मीटर जितनी है तो उसको हम कहेंगे कि वो एक सेमीकंडक्टर है। तो ये एक हमारी मेथड हुई। इस वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं कि वो जो मटेरियल है, कोई एक मटेरियल को हम लेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कि उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कितनी है। फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कि इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी अगर इतनी है तो वो कौन सी रेंज में आती है। अगर वो इस रेंज में आएगी तो वो मेटल होगी, अगर वो इस रेंज में आएगी तो वो सेमीकंडक्टर होगी, अगर वो इस रेंज में आएगी तो वो इंसुलेटर होगी। तो ये हमारी एक मेथड होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है। अब सपोज कि आपके सामने मैंने 3 स्टूडेंट्स को रख दिया और आपको बताना है कि वो तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आपने बताया कि भाई उन तीनों की हाइट है वो, इसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, इसकी सबसे कम है और इसकी दोनों के बीच वाली हाइट है। ठीक है। तो क्या एक हाइट एक ही पैरामीटर है और दूसरा कोई भी डिफरेंस नहीं होगा उसमें? बिल्कुल होगा। उस सब का वेट अलग अलग होगा, उस सब का जो कलर टोन है वो अलग अलग होगा। उसी तरह से ये तीनों को डिफ्रेंशिएट करने की एक मेथड हमने देखी और कई सारी मेथड हो सकती है। और दूसरी जो मेथड है वो हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो अब हम सीखेंगे कि पहले तो एनर्जी बैंड क्या होते हैं, लेकिन वो सीखने से पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं कि देखिए कंडक्टर्स में हमको पता है कौन कौन आते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें आएंगे कॉपर है या तो फिर आयरन है, वो सब जो मेटल है वो आएंगे कंडक्टर में। इंसुलेटर के अंदर आएंगे रबर है, प्लास्टिक है, वो सब एग्जाम्पल आते हैं इंसुलेटर में। तो हमें ये भी क्वेश्चन होना चाहिए ना कि भाई ये जो सेमीकंडक्टर है उसके कुछ एग्जाम्पल तो दीजिए, कौन से ऐसे मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। तो हम देखेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो मोस्ट कॉमन जो हम 2 एलिमेंट यूज करते हैं वो है एक सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। और बाकी के सारे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें हम क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट का हम मिक्सचर करते हैं, यानी कि हम मोर देन 1 एलिमेंट का हम यूज करते हैं। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है उसको हमने मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक है जो हमारी फर्स्ट है वो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जिसमें हमारे आएंगे एक तो सिलिकॉन और एक होगा जर्मेनियम। यहाँ पर हमने क्या किया, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को डायरेक्टली जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें से उठा लिया। लेकिन दूसरी जो हमारी कैटेगरी है जो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, उसमें हम क्या करते हैं कि मोर देन 1 एलिमेंट को हम एक दूसरे के साथ मिक्स्ड करते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर क्या था, सिर्फ एक ही एलिमेंट थी, इसलिए हमने कहा था इसलिए हमने उसको कहा था एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। यहाँ पर हम मोर देन 1 एलिमेंट को यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसके जो नेम्स है वो थोड़े टफ है। तो आप क्या कीजिए कि मेरे साथ साथ ही वो सारे जो नेम है वो आप एक बार लिखते जाइए और साथ साथ बोलते भी जाइएगा। उसके बाद आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रह जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए और बोलते भी जाइएगा। ठीक है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो कंपाउंड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो हमारी फर्स्ट है वो है इनऑर्गेनिक, सेकंड है ऑर्गेनिक और थर्ड है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। मेरे साथ साथ लिखे गया और साथ साथ बोलते भी जाइएगा। ठीक है। कंपाउंड की 3 कैटेगरीज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक के अंदर फर्स्ट आएगा एक तो गैलियम आर्सेनाइड। कौन सा? गैलियम आर्सेनाइड। उसके बाद कैडमियम वाले 2 एग्जाम्पल है, एक है कैडमियम सल्फाइड और एक है कैडमियम सेलेनाइड। फर्स्ट गैलियम आर्सेनाइड, उसके बाद कैडमियम वाले 2, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, और उसके बाद एक आएगा इंडियम फॉस्फाइड। उसके बाद एक्सेट्रा करके छोड़ दीजिएगा। 4 एग्जाम्पल, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट आते हैं हम ऑर्गेनिक के ऊपर। तो ऑर्गेनिक के अंदर एक आएगा एंथ्रासीन। स्पेलिंग में थोड़ी अगर मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। एक आएगा हमारा एंथ्रासीन और एक आएगा हमारा डोप्ड थैलोसाइनिन। ऑर्गेनिक के अंदर 2 एग्जाम्पल, एक एंथ्रासीन और एक आएगा डोप्ड थैलोसाइनिन। और ऑर्गेनिक पॉलीमर, यहाँ पर देखिए, जो क्योंकि ये एक पॉलीमर है तो उसमें सारे जो एग्जाम्पल आएंगे उसके नाम के आगे पॉली लिखा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल आएगा पॉली पाइरोल।
एक है पॉली एनिलीन, एक है पॉली पाइरोल, एक है पॉली एनिलीन, और थर्ड है पॉली थियोफिन। इसको मैंने याद रखा था पॉलीथीन की जो बैग होती है, पॉलीथीन की बैग, तो उसकी मदद से पॉलीथियोफिन। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे ऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर, एक पॉलीपाइरोल, एक पॉलीएनिलीन और एक पॉलीथियोफिन। तो इतने एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो एलिमेंट के अंदर हमारे दो आएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंपाउंड में 3 कैटेगरी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक में आएंगे गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड। ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे एक एंथ्रासिन एंड डोप्ड थैलोसाइनिन। और ऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर आएंगे पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथियोफिन। ठीक है। अब मोस्टली जो हम करंटली जो हमारी सारी डिवाइस है सेमीकंडक्टर से बनी हुई, उसमें हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, या तो फिर इनमें से किसी एक का। यानी कि अभी जो करंटली हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसमें हम ये सारे जो हमारे मटेरियल्स है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन फ्यूचर जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें हम, जो कि 1990s के बाद अभी डेवलप हो रही है, वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ये सारे एग्जांपल का, जो हमारी उसको हम कहेंगे पॉलीमर टेक्नोलॉजी। उसमें हम ये सारे सेमीकंडक्टर का यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अभी जो हम सिलेबस में स्टडी करने वाले हैं वो मोस्टली होगा सिलिकॉन जर्मेनियम के ऊपर, या तो फिर थोड़े बहुत इसके ऊपर भी डिवाइस हम स्टडी करेंगे। तो ये कुछ हमारे थोड़े एग्जाम्पल हो गए जो कि सेमीकंडक्टर्स के थे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो सबसे पहले तो एनर्जी बैंड आपके लिए शायद नया वर्ड होगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एनर्जी बैंड्स क्या होता है। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है या फिर ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन पे। यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेके समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट सेम सभी टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है। अब सिलिकॉन जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 14 नंबर का एलिमेंट है, तो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर सिलिकॉन का जो न्यूक्लियस है वो होगा, और उसके आसपास होगी उसकी ये सब उसकी सेल होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन करते हैं। तो फर्स्ट में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में हो गए 8 6 7 8। तो ये 2 + 8 यानी कि 10, बाकी बचे 4। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और वही हमारे लिए आज का की पॉइंट है। सेम अगर हम जर्मेनियम के बारे में देखें तो उसकी आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मेनियम के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, जो हम सिलिकॉन में स्टडी करने वाले हैं वो। अब देखिए, इसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस न्यूक्लियस के आसपास ऐसे रिवॉल्व करते हैं, उसकी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होती है। बोहर मॉडल से हमें क्या पता है कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी कोई एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और वो उस एनर्जी के अकॉर्डिंगली इसके आसपास किसी भी सेल में मोशन यानी कि रिवोल्यूशन करता है। अगर हम उसकी एनर्जी किसी तरह से इंक्रीज कर दें तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, और अगर हम किसी तरह से उसकी एनर्जी डिक्रीज कर दें तो वो नीचे की ऑर्बिट में चला जाएगा। मेन पॉइंट हमारा क्या है कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी कोई एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। उसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में मोशन कर रहा है उसके ऊपर से हम उसका पता लगा सकते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी हो सकती है। यहाँ पर हमें याद करना है कि सभी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कैसी होगी, अलग अलग होगी। अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो एनर्जी है उसको अगर हम ग्राफिकल वे में ड्रॉ करना चाहे तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। देखिए, हम लेंगे 2 एक्सिस को, और ये जो y एक्सिस है उसके ऊपर हम लेंगे एनर्जी को। अब हम क्या करेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी लाइन को हम इस एनर्जी वाली एक्सिस के ऊपर ज़्यादा हाइट के ऊपर ड्रॉ करेंगे। सपोज कि जो हमारा फर्स्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी मान लीजिए कि इतनी है। अब अगर हम बात करें सेकंड ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की तो उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। तो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा हाइट के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो उसकी एनर्जी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे।
जो थर्ड सेल है उसकी एनर्जी इससे भी ज़्यादा होगी, तो यानी कि उसको हम ज़्यादा हाइट के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो कुछ यहाँ पर उसकी एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से सभी जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी को हम इस टाइप के डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जितनी हाइट पर होगा उसकी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जो हमारे आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो एनर्जी है वो नियरली सेम होती है। हालांकि अगर हम ठीक से देखेंगे, सपोज कि मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा कि ये जो बाहर के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सभी हमें ऐसे मिलेंगे, लेकिन अगर हम क्लोजली देखें तो हमको पता चलेगा कि चारों की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम ऐसे अप्रोक्सीमेट हम व्यू अगर लेना चाहें तो उसकी एनर्जी है वो नियरली सेम लाइन के ऊपर आएगी, जो कि सभी एक ऑर्बिट के अंदर होंगे। अब देखिए, ये जो हमने केस देखा वो था कि जब जो एटम है वो एक सिंगल एटम हो। कैसा हो? सिंगल एटम, यानी कि जो हमारा नॉर्मल सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है उसमें से अगर हम किसी एक एटम को उठाकर बहुत दूर रख दें, यानी कि उस क्रिस्टल से थोड़ा दूर रख दें और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें ऐसा दिखेगा, यानी कि उसका एनर्जी है वो हमें ऐसा दिखेगा। अब देखिए, सिंगल एटम को हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने उसको बाकी सारे एटम से आइसोलेट कर दिया है, तो उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड एटम। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक एटम को हम हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन हमने ऐसा हाइपोथेटिकली सोचा हुआ है। अब सपोज कि आप और आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं जो आपके क्लास में है उस सभी को हम एक एक रूम के अंदर सभी को अलग अलग रूम के अंदर बिठा देते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, पूरे रूम में सिर्फ आप ही होगे और कोई नहीं होगा, तो आप ऐसे शांति से बैठे रहोगे और आपकी जो एनर्जी है वो ऐसे ही स्टेडी हो जाएगी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, आपके जो सभी जो फ्रेंड है जिसको हमने अलग अलग रूम में बिठाया था उस सभी को हम एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं। तो क्या होगा, आप सभी एक दूसरे के साथ बातें करने लगोगे, झगड़ा करने लगोगे, खेल खेलने लगोगे, कोई भी मतलब कुछ भी आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ इंटरेक्शन करने लगोगे। तो पहले जब आप सभी सिंगल थे तब आपकी एनर्जी कुछ अलग थी, लेकिन जब आप सभी को हमने साथ ला कर रख दिया तब आपकी एनर्जी क्या हो गई, अलग हो गई। उसी तरह से जब हम किसी एक आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, यानी कि एक सिंगल एटम की, तब उसका एनर्जी है वो ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही हम सभी एटम को पास में लाते हैं, जो कि हमारे एक्चुअल क्रिस्टल में होता है, एक्चुअल क्रिस्टल में क्या होता है, सभी जो एटम है वो एक दूसरे के पास पास होता है। तो अगर हम सभी एटम को एक दूसरे के पास पास मिलाते हैं तो ये जो एनर्जी है वो हमारा कुछ उसमें चेंजेस आ जाता है। क्यों आता है, देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 सिलिकॉन के एटम्स को 2 सिलिकॉन के एटम को हम पास पास में लाते हैं। देखिए यहाँ पर ये समझने के लिए हमारी जो इनर ऑर्बिट है ये सारी उसका हमें काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ आउटर ऑर्बिट के साथ। तो मैं सिर्फ उसी को ड्रॉ करूँगा। तो ये एक हमारा सिलिकॉन एटम जिसकी ये आउटर ऑर्बिट और एक दूसरा सिलिकॉन एटम और उसकी एक आउटर ऑर्बिट, और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होंगे। अब क्या होगा, देखिए हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में क्या स्टडी किया था कि जब हम किसी 2 चार्जेस को एक दूसरे के पास लाकर रखते हैं तो क्या होगा कि अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और सिलिकॉन का जो न्यूक्लियस है उसमें कई सारे प्रोटॉन्स होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन को आप कंसिडर कीजिए। अब क्योंकि ये दोनों नेगेटिव चार्ज है तो उस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव चार्ज, तो उसके बीच में भी रिपल्जन, ये दोनों के बीच में भी रिपल्जन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्जन होगा। लेकिन ये एक प्लस चार्ज है और ये एक माइनस चार्ज है, तो इस दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। अब ये हमने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ये 4 इलेक्ट्रॉन रिपल्जन और ये प्लस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। सेम ये 3 इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो अब क्या होगा कि जब हम सभी जो एटम को पास पास पे लाएंगे, यानी कि क्रिस्टल में सभी एटम एक दूसरे के पास पास में होंगे, तो क्या होगा, सभी एटम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोर्स लगाएंगे। इसलिए जो हमारा एनर्जी डायग्राम जो कि पहले ऐसा था वो अब चेंज हो जाएगा और हमें एक बहुत ही फेमस डायग्राम मिलेगा एनर्जी का, जो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो उसके ऊपर से हम स्टडी करेंगे कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं। एक आपको पता चल गया कि उसकी एनर्जी में क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि उसको जब हम पास पास मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो ये प्लस और माइनस चार्ज है वो उसके ऊपर अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगाते हैं। हमको क्या पता है कि जब उस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ अलग है, इस दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस अलग है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस भी अलग है। तो अगर R सभी के लिए अलग अलग है तो सभी एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो भी अलग अलग हुआ। इसलिए सभी जो पेयर से उसके बीच में जो एनर्जी होगी वो भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। इसलिए जब हम सारे एटम को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो जो एनर्जी है उसकी उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। और अब हम देखने वाले हैं कि उसकी एनर्जी में किस तरह से चेंज आता है। ठीक है, तो मैं उसका जो डायग्राम है वो पहले तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके ऊपर से हम समझेंगे। अब ये जो हमारा ग्राफ या तो फिर ये डायग्राम जो कि देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो उसको देखकर डरने की या फिर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम इसको स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि ओहो इसमें तो कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी है। तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, आ जाइए यहाँ पर। जब हमारा जो एटम है वो एक सिंगल एटम होगा तब क्या होगा, उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन हमको क्या पता है कि जो थर्ड ऑर्बिट होती है हमारी उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो हमको पता है। तो वो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी सभी की एनर्जी हमको पता है कि सभी की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, यानी कि उसकी सभी की एनर्जी अलग अलग होगी। तो वो अलग अलग एनर्जी है, उसको हम कहते हैं कि वो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स है, ऐसा हम उसको बोलते हैं। तो क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सभी के अलग अलग 8 एनर्जी स्टेट्स होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो एटम है उसमें ये जो ऑर्बिट है हमारी थर्ड ऑर्बिट उसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टेट्स कितने हैं, वो है 8 एनर्जी स्टेट्स। ये हमने क्यों कहा, समझ में आया? क्योंकि उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और सभी के अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होंगे, इसलिए हमने कहा कि उसमें मैक्सिमम 8 एनर्जी स्टेट्स हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें फिलअप 8 हो सकते हैं लेकिन अभी है कितने, वो है 4। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि उसमें अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो है 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी उसमें प्रेजेंट है। अब देखिए आपने केमिस्ट्री के अंदर S, P, D, F ऐसे एनर्जी लेवल्स के बारे में स्टडी किया है ना। तो ये जो 8 हमारे एनर्जी स्टेट्स है उसमें उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा होगा कि इस 8 में से 2 जो स्टेट्स होंगे वो S स्टेट में होंगे, यानी कि 2S प्लस बाकी के जो 6 बचेंगे वो होंगे P स्टेट में। यानी कि जो 8 एनर्जी स्टेट्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2S होगा प्लस 6P, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 एनर्जी स्टेट्स S में होंगे और 2 एनर्जी स्टेट्स P में होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो यहाँ पर जब फिलअप होंगे तो क्या होगा कि पहले जो है वो S स्टेट फिलअप होता है और फिर P स्टेट फिलअप होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे S में, यानी कि 2S पहले फिलअप हो गया, फिर यहाँ पर 6P है तो इसमें से 2P फिलअप हो जाएगा और 4P उसमें से बाकी रह जाएगा। तो एक्चुअल जो हमारा आउटर ऑर्बिट था उसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2S प्लस 6P और उसमें से फिलअप हुआ है 2S प्लस 2P, यहाँ पर 4P जो है वो बाकी है। अब ये बात की हमने एक एटम के बारे में। सपोज हम जो क्रिस्टल या तो फिर मटेरियल लेते हैं उसमें हमको पता है कि कई सारे एटम्स होते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो एटम है उसके मतलब हमारा जो क्रिस्टल या तो फिर हमारा मटेरियल है उसके अंदर n नंबर ऑफ एटम्स है। तो अगर एक एटम होगा तो उसमें 8 एनर्जी स्टेट्स होंगे। तो अगर हम n एटम्स लेंगे तो उसमें क्या होगा, तो एक में 8 थे तो n एटम्स में कितने होंगे, तो वो हो गए 8n एनर्जी स्टेट्स। उसी तरह से एक एटम के अंदर उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो n नंबर ऑफ अगर एटम लेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो हो गए 4n इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि हमारे पास जब हम सारे एटम्स को एक साथ लाकर रखेंगे तो हमारे पास 8n जितने एनर्जी स्टेट्स होंगे और 4n जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 8n उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसमें 2 होंगे मतलब 2n होंगे वो S वाले होंगे और 6n होंगे वो P स्टेट में होंगे। अब देखिए ये जो S स्टेट है उसको हम ऐसा मानते हैं कि वो एक लोअर एनर्जी का स्टेट है और जो P स्टेट है वो एक अपर एनर्जी का स्टेट है। तो S को हम बोलते हैं लेवल 0 और P को हम बोलते हैं लेवल 1। इतना पहले ध्यान में रखिए। अब आ जाइए ये डायग्राम पर। ये जो हमारा रीजन A है ये तब की कंडीशन रिप्रेजेंट करता है जब हमने सभी जो एटम है उसको मतलब दूर दूर रखा है, यानी कि हम सिंगल एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तब वहाँ पर क्योंकि हमारे पास n एटम है तो 8n एनर्जी स्टेट्स होंगे और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 होंगे वो S में होंगे और बाकी के 6 होंगे वो P में होंगे। तो देखिए और S को हमने क्या कहा, लेवल 0 और P को लेवल 1। तो ये हमारा S लेवल है और ये हमारा P लेवल है।
टोटल हमारा स्टेट है 8, तो 2 जाएंगे एस में, तो ये 2n स्टेट हमारे एस लेवल के ऊपर है और 6n स्टेट हमारे लेवल 1 के ऊपर है। ठीक है, तो ये टोटल 8n स्टेट्स हो गए, ये 8 एनर्जी स्टेट्स हो गए। उसमें से फिलअप कितने हुए हैं, वो हुए हैं 4, और 4 का कन्फिग्रेशन क्या है, वो है 2s + 2p, यानी कि 2 है 2n जो स्टेट है वो s में आएंगे और बाकी के 2n स्टेट है वो p में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 2n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए और 2n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए। ये कुछ समझ में आया? देखिए रीजन ए तब की बात है जब सारे जो एटम है वो इंडिविजुअल एटम है, यानी कि सभी अलग अलग डिस्टेंस पे हमने रखे हैं। तब टोटल 6 + 2 यानी कि 8n स्टेट्स होंगे और 2n + 2n यानी कि 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तब की ये बात हो गई। उसमें से 4n में से 2n इलेक्ट्रॉन्स लोअर स्टेट में यानी कि s स्टेट में होंगे और 2n इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में यानी कि p स्टेट में होंगे। अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को नज़दीक लेकर आते हैं तब क्या होगा, वो हमने डायग्राम अभी देखा था ना कि ये दोनों एटम और उसमें ये इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, उस चारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर ओके ये इसका 4 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रॉन की वजह से अलग अलग टाइप का फोर्स लगता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम सभी एटम्स को नज़दीक लेकर आएंगे तब सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर से उसको अलग अलग फोर्स लगेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए जैसे जैसे हम 2 एटम्स को यानी कि सभी एटम्स को जैसे जैसे हम साथ में लेकर आते हैं तब धीरे धीरे क्या होता है, देखिए जब हम एटम को साथ में लाते हैं तब ग्राफ को हमें स्टडी करते करते इस साइड में जाना है। तो रीजन है इतना पार्ट हमारा वो वाला पार्ट है जब जो हमारा एटम है वो दूर दूर है। अब ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है कि धीरे धीरे हम एटम्स को नज़दीक लेकर जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे एटम क्लोज आते जाएंगे वैसे ही क्या होगा कि क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अलग अलग जो फोर्स है वो लगता है तो उसकी अलग अलग एनर्जी होगी। इसलिए देखिए कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए आप ये इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें तो इसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इसको मतलब इसको ज़्यादा इसके वजह से फोर्स लगेगा ना, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो इसलिए यहाँ पर पहले लोअर स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें से कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी जो कि पहले इतनी थी वो अब डिक्रीज हो जाएगी, और कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी पहले इतनी थी वो अब इंक्रीज होने लगेगी। देखिए ये जो एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिलेटिव एनर्जी, यानी कि जितनी हाइट पर हम एनर्जी का लेवल ड्रॉ करेंगे उसकी उस इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी देखिए इंक्रीज हो गई इसलिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, और कई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिक्रीज हो गई इसलिए ग्राफ ऐसे जा रहा है। उसी तरह से अगर हम पी स्टेट की बात करें तो उसमें भी कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं कि जिसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई इसलिए ये ग्राफ देखिए ऐसे गया, और कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे जैसे हम एटम को नज़दीक लाते हैं तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इसकी वजह से किसी की इंक्रीज हो गई तो किसी की डिक्रीज हो गई, यहाँ पर भी किसी की इंक्रीज हो गई तो किसी की डिक्रीज हो गई। अब हम और नज़दीक लाते हैं तब क्या होता है कि दोनों जो एनर्जी स्टेट्स थे एस और पी दोनों का इंटरमिक्सिंग हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोअर स्टेट में से कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिसकी एनर्जी जो हायर स्टेट्स था उससे भी ज़्यादा हो गई, और हायर स्टेट में कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो गए जिसकी एनर्जी जो लोअर स्टेट था उससे भी कम हो गई। तो इस तरह से जब हम 2 एटम को पास पास में लाकर रखते हैं तब उसकी जो एनर्जी है वो उसमें इस तरह सा वेरिएशन आता है। जैसे जैसे हम क्लोज लेकर आते हैं वैसे हम ग्राफ को इस साइड में स्टडी करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम क्लोज लेकर आते हैं वैसे इस तरह से दोनों जो हमारे एनर्जी स्टेट्स है उसका इंटरमिक्सिंग इस तरह से होता है, और फाइनली हम आ जाते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या लिखा है, एक्चुअल स्पेसिंग, यानी कि नेचर में जो हमें हमारा सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो मिलता है उसमें एक्चुअल स्पेसिंग यदि इतना होगा उसमें, यानी कि नेचर में जो हमें मिलता है उसमें जो एटम का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस पर एनर्जी का जो लेवल होगा वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। वहाँ पर हमने क्या देखा, वहाँ पर हमने स्टडी किया कि नेचर में जो क्रिस्टल मिलता है उसमें हमने स्टडी किया कि कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जिसके एनर्जी लेवल हमने निकाली तो कई इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल हमको इतनी मिली, कई की लेवल एनर्जी की इतनी मिली, कई एनर्जी की लेवल इतनी मिली, कई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल हमको इतनी हाई मिली, कई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल हमें इतनी हाई मिली। लेकिन हमने क्या देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं था जिसकी एनर्जी इस यानी कि ये पॉइंट ये दोनों के बीच में होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए पहली बात तो ये हमको ग्राफ कैसा मिला कि कई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऐसी थी, मान लीजिए ये है 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, तो कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जिसकी एनर्जी 10 से 20 के बीच में थी, कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जिसकी एनर्जी 30 से 40 के बीच में थी,
लेकिन ये जो रीजन है 20 से 30 के बीच में हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं मिली। तो ऐसा हमको क्यों मिलता है? देखिए, ये हमारा सिलिकॉन का एटम और उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कम्प्लीटली फिलअप होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगी और ये एटम है वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो यह क्या करता है? देखिए, उसके पास में एक दूसरा सिलिकॉन एटम होगा, क्योंकि ये हम एक्चुअल स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि सभी जो एटम है वो पास पास में होंगे, क्योंकि नेचर में तो हमको ऐसा ही मिलता है। तो उसके पास में एक दूसरा सिलिकॉन एटम होगा और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये क्या करता है कि वो अपने पास वाला जो सिलिकॉन एटम है उसको बोलता है कि आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो क्या होगा? इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो कि पहले ऐसे ऑर्बिटल मोशन कर रहा था वो अब यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर भी मोशन करने लगेगा, यानी कि वो दोनों एटम्स के अंदर ऐसे मोशन करेगा। तो इसके पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसका इलेक्ट्रॉन भी आकर इसमें मूव करता है तो यहाँ पर अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा उसको लगेगा। उसी तरह से इसके ऊपर भी एक सिलिकॉन होगा, उसके नीचे भी एक सिलिकॉन होगा और उसके लेफ्ट में भी एक सिलिकॉन होगा। तो ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट चारों ओर से वो एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर मूव करवाने के लिए बोलता है। तो पहले उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक यहाँ से आकर मूव करने लगेगा, एक यहाँ से आकर मूव करने लगेगा, एक यहाँ से आकर मूव करने लगेगा और एक यहाँ से आकर मूव करने लगेगा। तो अब इसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, यानी कि उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यानी कि वो अब स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से सारे जो सिलिकॉन एटम्स होते हैं वो अपने आसपास के सिलिकॉन एटम के साथ इसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इसने अपने पास में से मंगवाया, उसी तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें भी भेजेगा कि भाई तुम यहाँ पर भी मोशन करो, यानी कि सभी जो सिलिकॉन एटम है वो एक दूसरे के साथ ऐसा बॉन्डिंग कर देते हैं, वो एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं और दूसरे से इलेक्ट्रॉन को मंगवा कर उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं। इस तरह से वो स्टेबल हो जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस हुई कि सभी जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसकी मदद से हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा सिलिकॉन क्रिस्टल का वो कुछ ऐसा होगा कि ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये एक सिलिकॉन, एक सिलिकॉन और सभी जो एटम्स हैं उसके बीच में ऐसे क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। वो सभी एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और क्या होंगे? स्टेबल हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर सभी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से कुछ एनर्जी देते हैं। तो क्या होगा कि हम अगर उसको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से निकल जाएगा बाहर, और वो जो हमारा क्रिस्टल था सिलिकॉन का उसके अंदर फ्रीली मूव करने लगेगा। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने जो एक्सटर्नल एनर्जी दी थी उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकला है, तो ये तो बात जाहिर सी है कि उसकी जो एनर्जी है वो इससे ज़्यादा होगी। क्योंकि ये जब यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा था तब उसकी कुछ एनर्जी थी, हमने उसको एक्सटर्नल एनर्जी दी, उसको लेकर ही तो वो बाहर निकला है ना। तो जब वो बाहर निकलेगा तब उसकी एनर्जी इससे तो ज़्यादा ही हो जाएगी ना। अब देखिए, ये जो हमने काम किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाला, इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल समझिए, सपोज़ आपके पास एक बॉल है और आपको उसको एक अपार्टमेंट है उसके 3rd फ्लोर के ऊपर पहुँचाना है। आपने बॉल को लिया और ऐसे धीरे से ऊपर किया, क्या हो जाएगा? नहीं जाएगा। आपने थोड़ी और एनर्जी के साथ उसको वैसे ऊपर किया, फिर भी नहीं गया। आपने और ज़्यादा एनर्जी के साथ ऊपर किया, अब वो 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। यानी कि इस बॉल को अगर आपको 3rd फ्लोर पे पहुंचाना है तो मिनिमम जो 3rd टाइम आपने एनर्जी दी थी उससे ज़्यादा एनर्जी या तो फिर इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। उससे कम एनर्जी अगर आप दोगे तो वो बॉल थोड़े ऊपर जाकर फिर से नीचे आ जाएगा। उसी तरह से
ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपको अगर यहाँ से बाहर निकल कर फ्री बनाना है, यानी कि क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव करवाना है, तो आपको मिनिमम इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी कि वो ये बॉन्ड को तोड़ सके। जैसे जो हमारा बॉल है वो अगर हम कम एनर्जी देंगे तो ऊपर तक नहीं जा पाएगा, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है अगर हम उसको मिनिमम इतनी एनर्जी नहीं देंगे कि ये जो बॉन्ड है वो तोड़ पाए तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। अगर इससे कम एनर्जी हम देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को आसपास में बांट देगा या तो फिर हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट करेगा। तो इतनी एनर्जी सपोज कि यहाँ से बाहर निकालनी है ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो मान लीजिए कि 50 एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब 50 से अगर हम कम एनर्जी देंगे, मान लीजिए हमने दिया 20, कुछ नहीं हुआ, 30 कुछ नहीं हुआ, 40 कुछ नहीं हुआ, 45 कुछ भी नहीं हुआ, हमने दे दिया 50। जैसे ही हम 50 एनर्जी देंगे तुरंत ही ये कोवैलेंट बॉन्ड तोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा फ्री। अब देखिए यहाँ पर ये जो सारे एटम जो कि यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे थे उसकी जो एनर्जी है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है हमें पता है उसकी एनर्जी कैसी है, ज़्यादा होगी। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर। अब ये जो रीजन है ये कैसे बना वो हमें जानना है। अब देखिए हमने अभी यहाँ पर क्या देखा कि मिनिमम इतनी एनर्जी तो हमको देनी ही पड़ेगी। तो ये जो रीजन है ये यही रिप्रेजेंट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये जो उसका रिवॉल्विंग का स्टेट था उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन के स्टेट में अगर जाना है तो मिनिमम इतनी एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये जो रीजन है वहाँ पर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करता होगा तो वो इस स्टेट में आ जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो इस स्टेट में आ जाएगा, लेकिन बीच वाले हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। तो इसकी मदद से इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं इसलिए हमें यहाँ पर इतना गैप मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं टोटल 4 इन इलेक्ट्रॉन्स है। तो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसकी एनर्जी लेवल अलग अलग होगी, इसलिए ये जो हमको रीजन मिला उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स का हमें कुछ ऐसा अलग अलग एक ऐसा पट्टे जैसा मिलता है। ये एक सभी उसके ऐसे लेयर हो गए। तो ये जो हमको मिला सभी इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग ऐसा लेयर, उसको हम कहेंगे ये हमको एक बैंड मिला। उसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे, तो हमको ये एक दूसरा एनर्जी का बैंड मिला। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है इस क्रिस्टल में अगर हम दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्रिस्टल में फ्रीली मूव करता होगा। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये एनर्जी को मतलब एनर्जी को कंडक्ट करेगा और हमारा जो करंट है वो फ्लो करवाने में मदद करेगा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उसको हम कहेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके साथ बाउंडेड है वो क्या काम करते हैं, वो ऐसे रिवॉल्व करने का काम करते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो वैलेंसी फिलअप करने का काम करते हैं। इसलिए ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी लो है तो उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे और उसका नाम क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये सभी इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ जो ये बैंड है उसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड। उसी तरह से ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, और उसकी एनर्जी हाई होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो ये जो रीजन है यानी कि ये जो हमारा मतलब ये जो बैंड है वो हमें किसकी मदद से मिला, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की मदद से मिला। इसलिए इसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। और बीच में जो हमको मिलता है उसको हम कहेंगे एनर्जी गैप। तो अगर आपको वैलेंस बैंड में से यानी कि ये वाला स्टेट में से कंडक्शन बैंड में यानी कि ये वाला स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन बनना है तो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाना है तो आपको मिनिमम इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं एनर्जी गैप, जो कि हमने एक बॉल वाला एग्जाम्पल सीखा था। मिनिमम इतनी एनर्जी तो आपको चाहिए होगी तो उसको हम कहेंगे एनर्जी गैप। अब ये जो एनर्जी गैप है उसकी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और वो आपको काम आएगी। आप कहीं पर भी जाओगे, इंजीनियरिंग में, बीएससी में, एमएससी में, कहीं पर भी जाओगे आपको ये डेफिनेशन तो आएगी ही आएगी। वो है किसकी, एनर्जी बैंड गैप की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि ये वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड का सबसे टॉप का पार्ट तो ये हुआ। तो ओके, पहले समझा देता हूँ कि
ये डिस्टेंस कितना है वो हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप, ये तो आपको पता चल गया ना कि इसको एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। तो देखिए वैलेंस बैंड का सबसे ये ऊपर का पार्ट यानी कि ये पॉइंट, और कंडक्शन बैंड का सबसे लोअर पार्ट यानी कि ये पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एनर्जी गैप। तो इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखना चाहें तो वो कुछ ऐसा होगा कि टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, और यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड ये बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप, या तो फिर एनर्जी बैंड गैप। वैलेंस बैंड का सबसे टॉप पॉइंट और कंडक्शन बैंड का सबसे लोअर पॉइंट, दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एनर्जी गैप। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाना है तो मिनिमम इतनी एनर्जी हमको चाहिए। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है तो इतनी एनर्जी, किसी को यहाँ से यहाँ जाना है तो इतनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो मिनिमम इतनी एनर्जी हमको चाहिए होगी। ओके, तो इस तरह से हमको जो हमारा क्रिस्टल जो कि हमको एक्चुअल स्पेसिंग यानी कि नेचर में जो मिलता है उसमें हमें इस तरह से ये 3 गैप मिलते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में जो हमें क्रिस्टल मिलता है यानी कि उसमें यहाँ पर हमने जो लिखा था 4n स्टेट, और देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पहले यहाँ पर जो हमारे 8n स्टेट्स थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था कि लोअर लेवल पे 2n स्टेट्स थे और हायर लेवल पे 6n स्टेट्स थे। लेकिन यहाँ पर जो हमें ये बैंड मिलते हैं उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो एम्प्टी हमारे स्टेट्स थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा मिलता है कि 4n जो स्टेट्स है वो हमें वैलेंस बैंड में मिलेंगे और 4n स्टेट्स है वो हमें कंडक्शन बैंड में मिलेंगे। पहले क्या था, 2n लोअर में थे और 6n अपर में थे। यहाँ पर क्या होगा, 4n लोअर में और 4n अपर में हो जाएंगे, यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50-50% जितना हो जाएगा। अब क्रिस्टल को अगर हम 0 केल्विन के ऊपर रखते हैं तो क्या होगा कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर रहेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इसलिए सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, इसलिए हमने कहा है 4n इलेक्ट्रॉन, यानी कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी वैलेंस बैंड के अंदर ही है, इसलिए कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सपोज कि अगर हम उस क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर के ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पर जब लाएंगे तो रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी कि वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अगर इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये ग्राफ मिलता है। नीचे होता है वैलेंस बैंड, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड और बीच में होता है एनर्जी गैप। तो ये जो एनर्जी बैंड हमको मिले उसकी मदद से हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स तीनों को क्लासिफाई किया है। कैसे, अब हम देखेंगे। अब देखिए, जैसे हमने अभी देखा कि हमको 2 बैंड मिलते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में हम कौन से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उसकी एनर्जी लो होगी। और कंडक्शन बैंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी एनर्जी हाई होगी। अब कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच का ये जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। यानी कि अगर हमें उस मटेरियल में से कोई इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको इतनी हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतनी एनर्जी अगर हम किसी मटेरियल को देना चाहे, यानी कि उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देना चाहे तो बहुत उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई कहलाती है। अगर इस उतनी एनर्जी हम उस मटेरियल को देंगे तो इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए वो मटेरियल ही मेल्ट अप हो जाएगा या तो फिर इवापोरेट हो जाएगा। इसलिए इतनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देना ताकि वो कंडक्शन बैंड में जाए यानी कि फ्री हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी मटेरियल्स में एनर्जी बैंड गैप यानी कि एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है तो कभी भी उसके जो वैलेंस बैंड में सभी इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे मटेरियल जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी फ्री नहीं हो सकते उसको हम कहेंगे इंसुलेटर्स।
अब कुछ क्लियर हुआ होगा। इंसुलेटर्स में करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता, यानी कि उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्यों नहीं होते? तो ये मेन बात थी भाई कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री होना है तो इतनी हाई एनर्जी यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसको कभी मिल ही नहीं पाएगी। इसलिए इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। तो ये बात हो गई इंसुलेटर्स की। अब आते हैं इस केस के ऊपर। कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम होती है, बहुत कम, यानी कि किसी में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस केस में क्या होगा, देखिए अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किसी तरह से एक्सटर्नल एनर्जी दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जो पहले वैलेंसी का काम कर रहा था यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ था वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से बाहर निकलकर फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा मतलब कि उसकी एनर्जी हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, कंडक्शन बैंड में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, ये जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए, यानी कि उसका जो एनर्जी गैप है वो अगर कम होगा तो उसकी उतनी एनर्जी हम दे सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि उसका एनर्जी गैप ज़्यादा था तो उतनी एनर्जी देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर एनर्जी गैप अगर कम होगा तो उतनी एनर्जी हम उसको दे पाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और वैलेंस बैंड में से चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। सपोज कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ चला गया कंडक्शन बैंड के अंदर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और चला गया कंडक्शन बैंड के अंदर। तो देखिए पहले उसमें कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, यानी कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो वो पहले क्या था, इंसुलेटर था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने उसको जब एनर्जी दी तो कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो कि एनर्जी को एक्सेप्ट करके वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में चले गए, यानी कि फ्री हो गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। तो पहले ये क्या था, एक इंसुलेटर था। लेकिन जब हमने उसको एनर्जी दी तब क्या हुआ कि उसमें कई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए और ये क्या हो गया, कंडक्टर बन गया। इसलिए ये दोनों की तरह काम करता है, इंसुलेटर और कंडक्टर। इसलिए ये जो केस है वो है हमारा किसका होगा, सेमीकंडक्टर का, क्योंकि ये इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का काम कर सकता है। दोनों के बीच की ये इंटरमीडिएट कंडीशन हुई। तो सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में और अगर हम एनर्जी गैप जितनी एनर्जी उसको दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसलिए वो कंडक्शन का काम कर सकते हैं। इसलिए पहले जो इंसुलेटर था वो अब कंडक्टर हो जाएगा, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो एक सेमीकंडक्टर है। अब लास्ट केस जो है किसका बचा, एक तो इंसुलेटर आ गया, सेमीकंडक्टर भी आ गया, तो बाकी रहा सिर्फ कंडक्टर। अब देखिए कंडक्टर के केस में ये जो बैंड है उसका कुछ अलग ही स्ट्रक्चर हो जाता है। देखिए अभी तक जो हमने 2 केस देखे, सेमीकंडक्टर को अगर आप ध्यान में लोगे तो वैलेंस बैंड में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो आपको उसको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ये कंडक्टर में क्या होगा कि जैसे ही हम उसके आसपास वोल्टेज लगाएंगे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि पहले काम कर रहे थे वैलेंसी का, यानी कि वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही आप उसको वोल्टेज लगाओगे तो क्या होगा कि वो वैलेंसी का काम छोड़कर फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। यानी कि उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें फ्री करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ऐसे मर्ज होता है। देखिए वैलेंस बैंड में ये जो कि हमने ब्लैक कलर से दिखाया है उसमें इतना जो लेवल है, तो उस वैलेंस बैंड में ही यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसमें कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो इतनी हाई एनर्जी पे होते हैं कि उसको अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी नहीं भी दोगे फिर भी वो अपना जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो वो अपना वैलेंसी का काम छोड़कर फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने लगेंगे। और फिर जो कंडक्शन बैंड में होंगे वो इलेक्ट्रॉन तो बिहेव करेंगे। इसलिए यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज हो जाते हैं। इसको हम ऐसा भी बोलेंगे कि ये दोनों बैंड का यहाँ पर ओवरलैप हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर हमें अगर करंट को फ्लो करवाना है तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी देकर वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का काम करने लगेंगे। इसलिए जो हमारे कंडक्टर है वो क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देते हैं, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। तो ये उसके पीछे रीजन होता है कि उसका वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का काम कर देते हैं, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस तरह से कंडक्टर के अंदर ये जो दोनों बैंड है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ तक वैलेंस बैंड है ये,
और कंडक्शन बैंड इतना है, दोनों यहाँ पर क्या हुए हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए। इसके ऊपर ये स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी कंडक्टिविटी का काम करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 अलग अलग जो हमारे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर थे उसको एनर्जी बैंड के ऊपर से उसको डिफ्रेंशिएट किया कि अगर उसके बीच का एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो कहलाएगा इंसुलेटर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम उसके बीच का एनर्जी गैप है तो वो कहलाएगा सेमीकंडक्टर। और अगर वो दोनों बैंड गैप ओवरलैप कर जाते हैं तो वो कहलाएगा एक कंडक्टर। तो ये हमने क्लासिफिकेशन किए ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जहां पर हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसको उसकी प्योरिटी के बेसिस के ऊपर हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में, वो सब हम वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।